उल्फत मैम नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। जैसा कि मैंने आपसे बात की थी कि हम लोग भारतीय जो हमारा राजदूतावास है उज़्बेकिस्तान का, हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे हमारे जितने भी वरिष्ठ हिंदी के उस्ताद हैं, हम लोग उनकी एक रिकॉर्डिंग एक-एक करके करें और उनका जो शैक्षणिक और जीवन का जो सफ़र है, हिंदी की सेवा करते हुए, उसको लेकर हम लोग कुछ बातें करें ताकि वो एक दस्तावेज के रूप में हमेशा सुरक्षित रहे। ठीक है, बहुत अच्छा। और यहाँ आने से पहले भी वो इंडोलॉजिस्ट, वो हिंदी से जुड़े हुए नाम जिनकी मैंने सबसे ज़्यादा चर्चा सुनी, उसमें सबसे सक्रिय नाम आपका था। बहुत और बहुत यहाँ काम करते हुए मैंने देखा कि आपका मार्गदर्शन लगातार हम लोगों को मिलता रहता है और आपके अनुभव का फ़ायदा भी विभाग को लगातार होता रहता है। तो मैंने आपसे अनुरोध किया कि आज आप समय दें तो हम लोग थोड़ी आपसे यहाँ की हिंदी की स्थितियों को लेके बात करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। मैं ज़रूर आपसे बात करूँगी, आपके सवालों का जवाब दे देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। तो मैं शुरुआत इस बात से करना चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा हमें बताइए ताकि हमारे जो श्रोता हैं वो जान सकें। अपना एक परिचय जो है आप दें। ठीक है, मैं प्रोफ़ेसर उल्फत मुहीबोबा जो ताशकंद सरकारी प्राच्य विद्या विश्वविद्यालय में काम करती हूँ। हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। भाषा और साहित्य से संबंध बहुत सारे कोर्सेस हैं, उसको पढ़ाती हूँ। मैं असल में उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में स्थित लाल बहादुर शास्त्री नामक हिंदी पाठशाला से हिंदी सीख के उसको गहराई से सीखने के लिए मैं यूनिवर्सिटी में पूर्व फैकल्टी में पढ़ के तभी से मैं एमए डिग्री प्राप्त करने के बाद यहीं पर इसी विभाग में मेरे अध्यापकों ने मुझे पीएचडी करने के लिए मुझे सलाह दी और तभी से मैं यहाँ हूँ। इसका मतलब मैं 1974 को दाखिला लिया था, तो 1969 को ख़त्म करके तभी से मैं यहाँ काम कर रही हूँ। 1969 से आप यहाँ 69 पे से मैं यहाँ काम करती हूँ। एमए के बाद जो मैंने काम शुरू किया इसी हिंदी विभाग में अपने प्रोफेसर शमातर के नेतृत्व में, तभी से मैं यहाँ हूँ। आपने 1969 में यहाँ प्रवेश लिया, उसके पहले आपने ज़िक्र किया लाल बहादुर शास्त्री स्कूल का और हमने उसकी भी बहुत चर्चा सुनी है। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के बारे में थोड़ा हम लोगों को बताएं। हाँ, ये उज़्बेकिस्तान में अभी आजकल एक ही हिंदी का विशेष पाठशाला है। असल में 3 पाठशालाएँ थी, तो उज़्बेकिस्तान स्वतंत्र होने के बाद हमें पता नहीं चला कि वो हिंदी की पाठशालाएँ कई सालों के बाद बंद हो गए। लेकिन हमारे 24 नंबर की पाठशाला को 1974 को जिस साल मुझे पाठशाला ख़त्म करना था, लाल बहादुर शास्त्री का नाम देके उसमें शास्त्री जी की मूर्ति लगाई गई। और ये मई महीने में जब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल होता था उज़्बेकिस्तान ताशकंद में हर 2 साल में, तो उसी साल राज कपूर स्वर्गीय राज कपूर आए हुए थे, तो उनको बुला के मूर्ति का उद्घाटन समारोह हुआ। तो उसमें मुझे उनके सामने, राज कपूर के सामने और उस मूर्ति को उद्घाटन समारोह में एक 10वीं कक्षा के छात्र के रूप में हिंदी में बोलने के लिए बताया गया था। तो मैं हिंदी में उनके साथ 2 शब्द बोली थी। तो उस पाठशाला में असल में 1955 से हिंदी पढ़ाई जाती है। अगर हमारी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग 1947 को खोला गया, लेकिन पाठशाला में 1955 से हिंदी पढ़ाई लगी और हमारे विभाग के जो एमए की डिग्री वाले उसी पाठशाला में जाके हिंदी का अध्यापक बन के बहुत सालों तक वहाँ काम किया। ये सबसे अच्छी पाठशाला है, क्योंकि उस पाठशाला के डायरेक्टर जो था उसमें उनको सोवियत ज़माने में जो लेनिन का पदक लेना बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। तो उस पाठशाला को अच्छे छात्रों को तैयार करने के लिए, सबको उत्तम नंबर से पढ़ाने के लिए पाठशाला को लेनिन नाम का पदक भी मिला था। तो ये बहुत पुरानी पाठशाला है, अभी तक ये वहाँ पढ़ाते हैं। आप गए हुए हैं, देखते हैं कि वहाँ हमारे स्कॉलर्स जो एमए डिग्री पाके वहाँ अभी पढ़ा रहे हैं। 7 से ज़्यादा हिंदी की अध्यापिकाएँ हैं।
और हम भी हमेशा इस पाठशाला में संबंध में रहते हैं, क्योंकि हमारे विभाग के लिए वो एक ऐसी जगह है जो हिंदी को के नींव वहाँ से शुरू होता है। तो इसलिए हम उनके साथ मिल के काम करते हैं, पाठ्य पुस्तकें लिखते हैं, उनमें वहाँ जाके विशेष क्लास देते हैं, बच्चों को यहाँ लाके विभाग से परिचय कराते हैं, यूनिवर्सिटी से परिचय कराते हैं, ताकि उनके दिल में हिंदी के प्रति, यूनिवर्सिटी के पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़े। तो जैसे लोग कहते हैं कि हिंदी को लेके 2 संस्थाएं यहाँ सबसे पुरानी हैं। स्कूल लेवल पे लाल बहादुर शास्त्री स्कूल और कॉलेज लेवल पे ओरिएंटल यूनिवर्सिटी। बिल्कुल तो सही। और उन्होंने बहुत सारे भारतीय शिक्षाविदों को तैयार किया जिन्होंने यहाँ पे प्रचार प्रसार किया, और उसी श्रृंखला में एक तरह से आप भी हैं, क्योंकि आप वहाँ की छात्रा भी रही। फिर आपने यहाँ पे 74 के बाद आप यहाँ पे आई विश्वविद्यालय में, आपने भी यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद आप यहीं पे पढ़ाने लगी। आपके पीएचडी के उस्ताद कौन थे मैडम? देखिए, सोवियत ज़माने में, अभी तो 91 तक हम सोवियत ज़माने बोलते हैं, हम सोवियत संघ के 91 तक, जब तक ये सोवियत संघ जब टूट गया, उज़्बेकिस्तान आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो तब तक हमारा सारा पीएचडी मॉस्को से होता था। मॉस्को में जाके वाइवा करके, और हमारा सुपरवाइज़र भी सब कुछ मॉस्को से होता था। मॉस्को में जो मॉस्को यूनिवर्सिटी में जो पूर्वी फैकल्टी है उसको सेंट्रल एशियन इंस्टीट्यूट बोलते हैं, नाम दूसरा है, लेकिन हिंदी विभाग है उसमें। तो मुझे प्रोफेसर शामातोव ने एक प्रोफेसर सजानोवा को पीएचडी के लिए मुझे सुपरवाइज़र के रूप में, मतलब उनके नेतृत्व में पीएचडी करने के लिए उनसे मुझे मिलाया। मैं मॉस्को गई, इस प्रोफेसर से मिली, इतने वो हिंदी साहित्य की इतनी जानकारी थी, जब वो बोलना शुरू करते थे मुझे आश्चर्य होता था कि उनको रोकना मुश्किल होता था। और उनका विषय भी भक्ति साहित्य था, मेरा विषय भी मध्यकालीन ब्रज भाषा में जो 84 वैष्णवन की वार्ता थी, उस किताब को शामातोव ने दिया और इस किताब पर काम करो, तुम्हारा सुपरवाइज़र सजानोवा नतालिया होंगे। तो मैं उनसे मिली, मैंने अपना काम शुरू किया। ये 1990 की बात है। जब मैंने काम शुरू किया, मुझे शामातोव ने कहा कि तुम्हें भारत जाके ब्रज भाषा में जो लिखी गई और भक्ति साहित्य पर जो किताबें, नई किताबें, उनसे परिचय करके पढ़ना है, सामग्री इकट्ठा करना है। तो मैं आगरा विश्वविद्यालय गई, क्योंकि ब्रज भाषा, ब्रज साहित्य का केंद्र वो है। सजानोवा ने भी कहा कि तुम्हें आगरा यूनिवर्सिटी जाना है, ब्रज भूमि देखना है और ब्रज क्षेत्र से, ब्रज वैष्णव लोगों से मिलना है। तो मैं गई वहाँ। जब मैं 10 महीने के लिए वहाँ गई, जब मैं वापस आई, सोवियत संघ नहीं था। 90 को गई, 91 को वापस आई, सोवियत संघ नहीं था। तो इसके बाद ये अलग अलग देश हो गए, तो मैं सजानोवा के साथ काम नहीं कर सकती, ये दूसरा देश हो गया। तो फिर प्रोफेसर शामातोव ने कहा कि अब मेरे साथ काम करोगी और हम यहाँ ही वाइवा होगी, यहाँ पे डिग्री देने वाली ये समिति खुल जाएगी। तो मैं उनकी अध्यक्षता में काम किए और 1995 को 95 को मुझे पीएचडी की डिग्री मिल गई। वही 84 वैष्णवन की वार्ता पर मैंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। भक्ति साहित्यिक ब्रज भाषा में पहला गद्य को मुझे साबित करना था कि ये किताब ब्रज भाषा में पहली गद्य की किताब है। तो आपकी जो थीसिस थी मैम, जो डिसर्टेशन था, वो प्रकाशित हुआ है या? हाँ, वो किताब, क्योंकि मैंने शुरू में कहा मॉस्को में मुझे वाइवा करना है और डिग्री वहाँ से लेना, इसलिए हम अपना थीसिस सिर्फ रूसी में लिखते थे, उज़्बेक में लिखने का अधिकार नहीं था क्योंकि समिति नहीं है। तो मैंने रूसी में लिखना शुरू किया। फिर यहाँ जब अलग हो गई तब भी रूसी काफ़ी साल तक, अभी भी है रूसी, बहुत अच्छी तरह रूसी में काम लिखते हैं, लेकिन मजबूरी नहीं है, तब मजबूरी थी। अब मैंने रूसी में शुरू किया, फिर रूसी में ख़त्म किया, इसलिए मेरी पीएचडी रूसी भाषा में लिखी गई है। फिर मुझे डिग्री मिलने के बाद मैंने अपने थीसिस को एक मोनोग्राफी के रूप में छपवाया, उसमें भारत के जियोग्राफिक लिटरेचर नाम दिया। तो वो जो मोनोग्राम है वो किस भाषा में छपा है? रूसी में है। अच्छा, वो भी रूसी में छपा? वो रूसी में, क्योंकि जो तैयार है उसको क्या अनुवाद क्यों करोगे, तैयार है उसको फिर मैंने रूसी में किताब का रूप देके प्रकाशित किया। ये मेरा पहला मोनोग्राफी था थीसिस के बाद। तो जब आपने यहाँ पढ़ाना शुरू किया मैम, उस समय
की स्थितियाँ, मतलब उस समय यहाँ पे हिंदी के कितने प्राध्यापक हुआ करते थे विश्वविद्यालय में? हाँ, हमारा प्राध्यापक बहुत थे क्योंकि देखिए जब ये विभाग खोला गया उज़्बेकिस्तान में पहला जो मस्कलोव थे, मॉस्को से आके उन्होंने यहाँ हिंदी विभाग खोला। तो उसमें उनके नेतृत्व में जो प्रसिद्ध हमारे प्रोफेसर शामातोव, उनसे भी उम्र में ज़्यादा जो मेरे हिंदी के पहले अध्यापिका विश्वविद्यालय में आउलवा थे, रेना आउलवा। उन्होंने ही पहले विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक लिखा, BA का। अभी तक वो चलता है, इतनी अच्छी पुस्तक है। तो वो एसोसिएट प्रोफेसर थे, उन्होंने पढ़ाया। बहुत से उर्दू के अध्यापक, हिंदी के अध्यापक एक ही विभाग में थे। तो मोहम्मद जान थे, उनकी पत्नी वेरा अलेक्सांद्रना थे, शामातोव थे, हिंदी बंगाली भाषा का जाहिर जान साबितोव थे, हिंदी के नज़र ताहिर साबितोव थे, हमारे जो तमारा जी थे जो अभी तक काम कर रहे हैं, गुलामाबाद रानो जी थे तो विष्णु प्रभाकर पर उन्होंने मॉस्को में PhD की डिग्री प्राप्त की थे। जो सोवियत ज़माने के जितने हमारे अध्यापक हैं वो मॉस्को में उन्होंने वाइवा करके उनको PhD वहाँ से मिले, इसलिए वो बहुत ज्ञानी अध्यापक थे। बहुत सारे अध्यापक थे। शिरीन जलीलवा थे, आप उनको जानते हैं, पिछले साल उन्होंने काम किया, अभी रिटायर हुए हैं, उम्र में भी उनके 80 हो रही है। तो उनके किसी ने मुझे भाषा शास्त्र पढ़ाया, पॉलिन वोल्गेसिमन थे, तो उन्होंने यशपाल पर भी PhD डिग्री लिया था। फिर वो रिटायर हो गए, उनकी बेटी भी हिंदी में पढ़ती थी, अभी वो रशिया चली गई। बहुत सारे हमारे अध्यापक थे, 10 से ज़्यादा अध्यापक हिंदी के। ताश मिर्जा साहब थे उर्दू के, आप उनको जानते हैं, वो भी अभी हैं, आते रहते हैं। उर्दू के बहुत बड़े वरिष्ठ अध्यापक थे जो पाकिस्तान में, भारत में वो राजदूत रहे। बहुत सारे अध्यापक थे जिनके से हमने भारत को अध्ययन किया, हिंदी को अध्ययन किया, किस तरह शोध कार्य लिखी जाती है, उन्होंने सब कुछ हमें सिखाया। अच्छा मैम, उस समय विभाग में विद्यार्थियों की क्या स्थिति थी? मतलब BA थर्ड ईयर या लेवल 4 जिसको हम लोग कहते हैं, तब कितने बच्चे हुआ करते थे क्लास में? हाँ, सबसे पहले हमारी पढ़ाई BA MA नाम से नहीं चलता था, 5 साल का कोर्स था, सोवियत सिस्टम था वो। 5 साल का कोर्स, हमें सीधा MA के बराबर डिग्री मिलता था। तो अध्यापकों की संख्या ज़्यादा नहीं होती थी क्योंकि अभी जो ताशकंद प्राच्य विश्वविद्यालय पहले पूर्वी फैकल्टी थी, छोटी सी फैकल्टी थी, तो उसमें पता है 50 या 70 विद्यार्थी का दाखिला मिलता था। तो देखिए उनमें से सब भाषाओं में जब बांटेंगे, हमारे विभाग में हर साल एक ही ग्रुप खुलता था हिंदी का, एक उर्दू का, तो उसमें 5-7 स्टूडेंट होते थे। मेरे ग्रुप में 7 विद्यार्थी थे, 5 उज़्बेक और 2 वियतनाम से आते थे। हमारे उज़्बेकिस्तान में बहुत देशों से पूर्वी भाषा सीखने के लिए, पोलैंड से, वियतनाम से, रशिया से, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान से, बहुत सारे देशों से आते थे। आजकल जो कजाकिस्तान में, ताजिकिस्तान में जो पूर्वी ओरिएंटोलॉजी है, वो सब हमारे यहाँ खत्म करके वहाँ खोला उन्होंने। वो कहीं न कहीं इनकी नींव यहाँ पर है, उन्होंने यहाँ शुरू किया, फिर अपने देश में खोला। हिंदी है या फारसी भाषा है तो बाद में उनके देशों में खोला गया। तो मतलब ये 74-75 के दशक में हिंदी पढ़ने वाले बच्चे उज़्बेकिस्तान और आसपास के देशों से 5, 7, 10 इस तरह से रहे, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 10 होता था। और इनकी संख्या बड़ी होगी मुझे लगता है जब स्वतंत्र उज़्बेकिस्तान बन गया। स्वतंत्रता के बाद ये तो इंस्टीट्यूट बन गए 91 में, आज़ाद उज़्बेकिस्तान आज़ाद होने के बाद ये पूर्वी फैकल्टी एक इंस्टीट्यूट बन गए, ओरिएंटल स्टडीज इंस्टीट्यूट, यानी प्राच्य विद्या इंस्टीट्यूट था। तो 91 से 2019 तक इंस्टीट्यूट रहा और 2019 को ये विश्वविद्यालय की डिग्री मिल गई है, नाम मिल गई, डिग्री बोलते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी बन गया ये। तब तक इंस्टीट्यूट था, लेकिन कई साल तक वो यूनिवर्सिटी में एक पूर्वी फैकल्टी थी, जहाँ से आजकल के बड़े बड़े विद्वान निकले हैं, चाहे वो फारसी के, चाहे हिंदी के, उर्दू के, बहुत वरिष्ठ, क्योंकि सब मॉस्को में पढ़ के आए हैं। तो मॉस्को में पढ़ के आए जो काफ़ी अच्छे विद्वान बने हैं। इस समय तो स्थितियाँ काफ़ी अच्छी हैं अगर हम लोग स्टूडेंट के हिसाब से सोचें। हाँ, लेकिन भाषा को पढ़ाने के हिसाब से आज़ादी के बाद
सच में काफ़ी बढ़ गए, क्योंकि इंस्टीट्यूट बनने के बाद नए नए विभाग खोले गए। पहले सिर्फ यही फिलोलॉजी जी फैकल्टी जी भाषा और साहित्य पढ़ाने का एक एक विभाग था, भारत विद्या विभाग बोलते थे। अब उसके बाद इतिहास का विभाग खोला, उसमें भी हिंदी खोलने लगे। दर्शन का विभाग खुल गया, उसमें भी हिंदी पढ़ने लगे। और कई सालों के बाद अर्थव्यवस्था, ये अनुवाद कला, ये पत्रकारिता, इतने सारे विभाग खुले गए। पूर्वी देशों को हर तरह से अध्ययन के लिए हर तरह के विभाग खोले गए और सब में हिंदी के ग्रुप खोलने लगे। इसका मतलब ये 10 संख्या 70 तक बढ़ गया। 70 और सेकंड या थर्ड लैंग्वेज के हिसाब से हिंदी पढ़ने वाले सेकंड का हम तो बहुत ज्यादा हो बहुत जाएगा, ज्यादा, बहुत मुझे लगता ज्यादा है हो वो जाएगा। 200-400 बच्चे हाँ, हैं जो ये होता किसी है। न किसी रूप में आज हिंदी को पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो फिलोलॉजी को हो, एंथ्रोपोलॉजी को हो, हाँ, हिस्ट्री, सबका इकोनॉमिक्स, है। वो सब में हिंदी पढ़ रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। हाँ, और शाम का क्लास भी यहाँ होता है। जो जी काम करते हैं वो शाम के क्लास में आते हैं, 6 बजे से जी 9:30 बजे तक क्लास होता है। उसमें भी हिंदी ग्रुप उसमें है। भी हिंदी के उसमें तो बच्चे आप हैं। जानते हैं हमारे जी अध्यापक जी शाम के क्लास में उर्दू, हिंदी, जितने भी भाषाएं हैं सबके ग्रुप है। उनमें तो बहुत ज्यादा 25-20 होता है, उसमें उनकी संख्या काफी ज्यादा है शाम के क्लास तो की। अभी भी मैम, जैसे आप बता रहे थे सोवियत जमाने में 5 साल का कोर्स होता था जिसके जो इक्विवेलेंट टू एमए होता था। हाँ हाँ। तो अभी भी वही पैटर्न है या बीए एमए वाला पैटर्न नहीं, हमने शुरू किया? हमारी ये सोवियत संघ, सब उज्बेकिस्तान स्वतंत्र होने के बाद 91 को तो बहुत कुछ बदलने लगा। जी तुरंत बदलना मुश्किल है, लेकिन 1999 में ये बीए एमए की प्रणाली, शिक्षा प्रणाली में जो नई बात आई कि ये बीए एमए हो गया। फिर बीए का 4 साल, 2 साल का एमए कोर्स 1999 से शुरू हुआ। अच्छा, बीए यहाँ 4 साल है, हाँ, यहाँ 4 साल। एमए 2 साल है। हाँ, क्योंकि पाठशाला 10 साल का है। अच्छा पाठशाला 11 साल का होने के बाद ये बीए 3 साल होनी चाहिए, लेकिन अभी तक 4 साल ये चल रहा है। पाठशाला 11 साल हो गया, लेकिन बीए बदला नहीं, 4 साल का हो गया और एमए 2 साल का और पीएचडी 3 साल का। तो पाठशाला 11 साल का करने के बाद वो सीधे ग्रेजुएशन करने आ जाता है। हाँ हाँ अच्छा, हमारे यहाँ कैसे मैम 10+2 है, मतलब 10 तक हाँ हाई हाँ स्कूल, हाँ। फिर 2 तक इंटर, उसके बाद ग्रेजुएशन करने आते थे। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमारे यहाँ भी उन्होंने ये किया है कि आप 3 साल का ग्रेजुएशन करिए और ऑनर्स के लिए 4 साल। तो जो 4 साल का करेगा फिर वो उसी ऑनर्स में चाहे तो पीएचडी कर सकता है, क्योंकि वो मास्टर्स का 1 साल ऑलरेडी इंक्लूड अच्छा, कर दिए हैं। हाँ, नहीं, यहाँ वही रह गया। लाइसेंस भी खोला गया 3 साल का, 9, 10, 11 को पढ़ के फिर यूनिवर्सिटी में। लाइसेंस जानते हैं, पूर्वी भाषाओं जी का लाइसेंस या इंग्लिश का या इकोनॉमिक्स पर ज़्यादातर ध्यान देने वाली या मैथमेटिक्स पर, वो 3 साल का। अभी वो भी 2 साल हो गए, 10वीं 11वीं क्लास पढ़ के फिर यहाँ बीए में आते हैं। लेकिन बीए अभी 3 साल होने की बात चल रही थी, लेकिन अभी चालू नहीं हुआ। एमए की क्या स्थिति है मैम? एमए में किस तरह के बच्चे रहे हमारे यहाँ? एमए की दूसरे देशों की मुकाबले में अगर तुलना करें, एमए यहाँ की एमए में पढ़ने वालों की संख्या कम है। इसका कारण मुझे पता नहीं। हमारे विश्वविद्यालय में, दूसरे विश्वविद्यालयों में तो ज़्यादा है। हो सकता है इस क्षेत्र में देश में नौकरी की समस्या हो सकती है, इसलिए एमए की संख्या कम है। लिंग्विस्टिक्स पर ज़्यादा होता है, साहित्य शास्त्र पर 1-2 होते हैं। दाखिला होता है। लिंग्विस्टिक्स में बहुत सारे भाषाओं के लिए जगह देते हैं, उनमें से 3-4 हिंदी के लिए, 3-4 उर्दू के लिए, 2-4-5 अरबी के लिए। जिस पर ज़्यादा मांग है उसमें ज़्यादा संख्या देते हैं। आप जानते हैं, अब चाइनीज़ भाषा पूरी दुनिया में बहुत फैशन हो गया। चाइनीज़ भाषा को जानना, और चाइनीज़ की इकोनॉमी भी बहुत तरक्की कर रही है, इसलिए चाइनीज़ और अरबी भाषा के लिए मांग ज़्यादा है। लेकिन हिंदी, उर्दू, फारसी के लिए अक्सर एमए में 2-3 जगह बच्चे कम हैं। हाँ। और रिसर्च की रिसर्च में भी ऐसा है। रिसर्च के लिए मान लीजिए इस साल के लिए 10 जगह भेजा गया मंत्रालय से, तो उनमें से बांटते हैं अरबी के लिए 2, हिंदी के लिए 1, उर्दू के लिए 1, दूसरी भाषाओं के लिए 1, इस तरह का 10 को बांटते हैं सबके बीच में। अभी तक आपके गाइडेंस में, आपके मार्गदर्शन में कितने विद्यार्थी पीएचडी कर चुके हैं या कर रहे हैं? पीएचडी मेरे नेतृत्व में अभी नहीं हुआ है। अभी वो काम कर रहे हैं, डिग्री अभी नहीं मिला है, क्योंकि वो देर शुरू किया है। लिंग्विस्टिक्स पर 1-2 है,
लेकिन अभी वाइवा शायद सिर्फ कामोला ने किया है, वो भी किसके अंदर में उस दूसरे विभाग के अध्यक्ष के अध्यक्षता में किया है, क्योंकि उज़्बेक हिंदी का तुलनात्मक अध्ययन था, तो उसके सुपरवाइजर उज़्बेक भाषा का था। हिंदी का हमारे डिपार्टमेंट के लोग रहे। अभी बहुत है करने वाले, लेकिन आइबा वाइवा उनका नहीं हुआ क्योंकि वो अभी अपना काम खत्म तो नहीं किया। अभी कितने छात्र आपके अंडर मेरे रजिस्टर्ड 3 हैं। तीन छात्र इसमें हाँ, 3 आपके छात्र। मार्गदर्शन में हिंदी कर हाँ। रहे हैं। तो अब आपने तो 74 से लेके 2024 तक एक लंबी यात्रा की और इसमें दोनों देशों की स्थितियों को देखा। भारत कब जाना हुआ आपका? ओहो, भारत के बारे में मत पूछिए। शायद हमारे विभाग में सबसे ज़्यादा भारत मैं गई हूँ, क्योंकि प्रोफेसर शामातोव के कारण उनके मेरे समर्थन के कारण उनका बहुत समर्थन हुआ। जब भी मैं कुछ काम करना शुरू करती हूँ, वो तुरंत भारत भेज देते हैं। एम्बेसी में अपना ये फॉर्म भर के ICCR के स्कॉलरशिप से PhD के समय में 1 साल के लिए गई, PhD के बाद पोस्ट डॉक्टरल कोर्स के लिए 2 साल के लिए गई। इसके बाद सबसे पहले गई 1985 में भाषा शास्त्र के लिए। मैं अभी भारत नहीं देखा था बिल्कुल, इसलिए और सोवियत ज़माने में उज़्बेकिस्तान के लिए जगह कम देते थे, तो वो पुनर्निर्माण 85 में 1985 में जब शुरू हुआ, तो हमारे विभाग के लिए 6 जगह मिल गया भारत जाने के लिए। तब शामातोव ने कहा, तुम भारत नहीं देखा है, तुम जाओ, ये 10 महीने का भाषा का अभ्यास का कोर्स करके आओ। तो मैं गई थी। फिर PhD के समय तो मान लीजिए 4 साल वैसे ही मेरा वैज्ञानिक काम के लिए गया। इसके बाद मैं 5 साल के लिए गई इस अपने DLit डिग्री लेने के लिए। मैंने भक्ति साहित्य को आगे बढ़ा के पद्य पर काम किया और बाबरी समय का भक्ति साहित्य नाम से मैंने DLit की डिग्री प्राप्त की। उसके लिए भी थीसिस लिखना है, 250 पृष्ठ का थीसिस लिखना था। मेरे पास नई किताबें नहीं थी, नई इन्फॉर्मेशन नहीं थे, तो उन्होंने मुझे 3 महीने के लिए भेजा 2010 को। तो फिर मैं JNU में बहुत सारी नई किताबें सच में मिल गई, जो 2000 के बाद जो किताबें छपी हैं। 2000 से पहले की किताबें मुझे कुछ थे, लेकिन 2000 के बाद भारत में क्या हुआ मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि 2000 के बाद मैं 10 साल भारत नहीं गई। तो मुझे जाके JNU के पुस्तकालय में साहित्य अकादमी की तरफ से छपे बहुत सारे भक्तों के बारे में किताबें पढ़ा, लिख लिया, कई किताबों को खरीदा, बहुत किताबों को अपने इसमें लिख लिया। तो 3 महीने के बाद आके मुझे आराम से अपना थीसिस लिखने को मौका मिला, क्योंकि हमेशा किताबों की कमी महसूस होती थी। नई बातें मेरे पास बहुत कम थे। इतनी सारी नई बातें मिल गई कि मलुकदास जैसा, रज्जब जी, दादू दयाल जैसा, आनंद धन जैसा, रामालिंगम स्वामी जैसे बहुत सारे इतने भक्त, इनके बारे में हमारे देश में मॉस्को में भी नहीं है। मैंने मॉस्को की विद्वानों की किताबें भी देखा, उनमें सूरदास कबीर के अलावा कुछ नहीं है। तुलसीदास, सूरदास, कबीर, इनके बाद के जो भक्त हैं उनके बारे में किसी ने कुछ नहीं लिखा। तो मेरा काम बिल्कुल नया काम हो गया। तो मैंने जैसे PhD के थीसिस को किताब के रूप में छपवाया, इसको भी मैंने DLit की डिग्री प्राप्त करने के बाद एक बाबरी समय का भक्ति साहित्य नाम एक किताब छपवाया। इसमें तो बिल्कुल नई बातें। वो उज़्बेकी में? वो उज़्बेकी में। अब हम उज़्बेकी में लिखने का अधिकार है, क्योंकि यहाँ है समिति डिग्री और यहाँ राष्ट्रभाषा है, तो राष्ट्रभाषा है। और विद्वान लोग भी बहुत हैं, प्रोफेसर। पहले शुरू में 5 प्रोफेसर होनी चाहिए ना, ये किसी क्षेत्र में समिति खोलने के लिए 5 प्रोफेसर नहीं होगा तो खोल नहीं सकते। जब 5 प्रोफेसर हो गए तब उन्होंने खोला। ये समिति में हमारे तमारा जी ने सबसे पहला डिग्री लिया ताशकंद में। उन्होंने भी ताशकंद में वाइवा हुआ उनकी PhD अमृता प्रीतम पर। तो इनके बाद बहुत सारे PhD DSc का डिग्री मिलने लगे, और मैंने भी उज़्बेक में लिख के फिर एक मोनोग्राफी छपवाया। तो मैडम कहने का मतलब आपकी जो भारत की यात्राएं हुई उसमें 2 संस्थानों से आपका गहरा जुड़ाव रहा, एक केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा और दूसरा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। बिल्कुल हाँ। इनके अलावा और कुछ संस्थान जाती तो बहुत जगहों में जाते थे। जैसे जब मैं गई 84 वार्ता पर
कुछ काम करने के लिए मैंने दिल्ली में जितने भी पुस्तकालय थे सब में गई, तुलसी सदन गई, जी। उच्च शिक्षा मंत्रालय की पुस्तकालय त्रिमूर्ति गई, भवन। हाँ त्रिमूर्ति में, दिल्ली विश्वविद्यालय के पुस्तकालय गई, जेएनयू में तो रोज सुबह से शाम तक काम करती थी। और कई लोगों से विशेषज्ञों से मिलके उनकी अपने घर के पुस्तकालय में भी जो भी भक्ति साहित्य से नई किताबें देखना था तो मैं उधर जाती थी, सुबह से शाम तक काम करके नई नई बातें लिख के या किताब खरीद के। लेकिन आगरा में, आगरा विश्वविद्यालय में भी जब मैं दिल्ली जाती हूँ, आगरा विश्वविद्यालय भी जाती हूँ क्योंकि वहाँ मैंने अपना काम शुरू किया था पीएचडी का, और सच में ब्रज भाषा से संबंध, भक्ति से संबंध किताबें वहाँ बहुत है। और वैष्णव लोगों से मिले, उन्होंने मुझे जो ब्रज भाषा में जो बातें मुझे समझ में नहीं आई तो मैं उनसे पूछ के सब लिखती रही, तब मुझे समझ में आया कि ये किताब किस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहते हैं, उसके पीछे कैसा दर्शन छिपा है, तो ये मैंने फिर समझ लिया। अच्छा मैम, आज की स्थिति में भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच जो साहित्यिक सेतु है, मतलब जो साहित्यिक संबंध है, साहित्यिक आदान-प्रदान है, उसको आप किस तरह से देखती हैं? उज़्बेकिस्तान, आप जानते हैं, साहित्यिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने हैं, कभी ये रुका नहीं, लेकिन जो आजकल के ज़माने में आखिरी 10 सालों में जो मैंने देखा साहित्यिक संबंध में, हमारा संबंध बहुत गहरा हो गया। सबसे पहले ये ज़ूम द्वारा ऑनलाइन संबंध इतना तरक्की हुआ है कि भारत में किस कोने में हिंदी पर, हिंदी साहित्य पर किस तरह के सेमिनार हो रहे हैं, किस तरह के विद्वान हैं, उनका सोच विचार कैसा है, इससे हम बहुत करीब से जानने लगे और वे लोग भी हमारे बारे में जानकारी ज़्यादा उनके इसमें पैदा हुआ। अब पिछले साल मैं जब 3 महीने के लिए भारत गई, आगरा विश्वविद्यालय गई, तो उन्होंने मुझे उज़्बेकिस्तान और भारत के बीच उन्होंने कहा मुझे एक व्याख्यान देने के लिए। किस विषय पर? मैंने कहा मेरे पास 4 विषय है, एक भक्ति साहित्य पर दे सकती हूँ, एक उज़्बेकिस्तान और मध्य एशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध पर दे सकती हूँ, एक तीसरी उज़्बेकिस्तान में हिंदी भाषा की पढ़ाई किस तरह है। तो उन्होंने ये आदान प्रदान संबंध के बारे में बोलने के लिए कहा, तो मैंने सच में वो कनिष्का के ज़माने से बौद्ध धर्म, जैसे हमारे उज़्बेकिस्तान के तिरमिज के क्षेत्र में आए और वो अर्खाइलिक इसमें बौद्ध धर्म के मंदिर मिले, इनके बर्तन मिले, बौद्ध धर्म से संबद्ध मूर्तियाँ मिली, ये तो सब कुछ जानते हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं। तो इसके बाद अल-बरूनी का, मध्यकाल में बाबरी समय का, वहाँ से लेके 20वीं सदी तक पहुँचे। तो 20वीं सदी तक जब मैं पहुँची, बहुत से अनुवाद के काम हैं। अनुवाद का काम आप जानते हैं, स्वर्गीय हमारा अमीर फैजुल्लाह ने बहुत सारे उपन्यासों को, कहानियों को हिंदी से उज़्बेक में अनुवाद किया, प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, दुग्गल जी का, यशपाल जी का। तो इस तरह हमारे यहाँ भी सोवियत ज़माने में भी अनुवाद का एक पीरियड है, एक काल है जब हमारे लेखक लोग, उज़्बेक प्रसिद्ध लेखक रूसी में पढ़ के हिंदी कविताएं या हिंदी रचनाएं, तो उनको बहुत रुचि हुई, रूसी से उज़्बेक में अनुवाद किया। इनकी एक बहुत 2-3 अच्छे संग्रह है। रामायण को प्रसिद्ध उज़्बेक कवि है मोहम्मद अली, उन्होंने रामायण को रूसी में पढ़ के, बहुत बड़ी किताब है जो मॉस्को में छप गए थे, तो उनको इतनी रुचि हो गई कि इस किताब पर, रामायण पर, तो उन्होंने रूसी से उज़्बेक में अनुवाद किया। लेकिन स्वतंत्रता के बाद सीधा हिंदी से उज़्बेक में, उज़्बेक से हिंदी में भी अनुवाद हुआ। तो इनमें से आप जानते हैं हमारे चेयरपर्सन, हमारे अध्यक्ष नीलूफर, डॉक्टर नीलूफर ने प्रेमचंद की उज़्बेक में अनुवादों पर उसने पीएचडी प्राप्त की, और इस तरह के बहुत अनुवाद के काम हैं, उन पर हमारे विद्यार्थी पीएचडी, एमए की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं तुलनात्मक। तो अनुवाद की समस्याओं को लेके वो काम करते हैं। लेकिन मैंने खुद अनुवाद पर भी कुछ काम किया। पिछले 1921 को एक हमने एक प्रोजेक्ट लिया था, ग्रेट महान रेशमी मार्ग के लोक कथाएं, तो उस पर 7 देशों की लोक कथाओं पर काम किया। तो इसमें हिंदी लोक कथाओं पर मैंने काम किया, तो उसमें मैंने वेताल पंचविंशति को उज़्बेक में अनुवाद किया, क्योंकि हमारे उसने कहा कि जो प्रोजेक्ट के अध्यक्ष के, तो लोक कथाओं को भी अनुवाद करना है जो हमारे उज़्बेकिस्तान में जो नहीं किया गया है, तो उसमें उसको मैंने अनुवाद किया, वो किताब के रूप में छप के आया।
और एक ओम प्रकाश वाल्मीकि के सलाम कहानी मैंने छपवाया, तो अनुवाद कला विभाग में एक संग्रह छपती है पूर्वी देशों की अच्छी अच्छी रचनाओं का अनुवाद, तो उसमें छप के आया। और मैंने उज़्बेकिस्तान के बहुत प्रसिद्ध लेखक कवि है आगाही, जो नवाई के बाद उनका नाम दूसरा माने जाते हैं, तो उनकी किताब को, उनकी कविताओं को नहीं, उपदेशों को, आगाही के उपदेशों को हिंदी में अनुवाद किया उज़्बेक से, और ये हमारे विश्वविद्यालय में छप के आया है। आगाही, हाँ, आगाही के उपदेशों का अनुवाद किया। मेरा काम मुख्य अनुवाद का काम नहीं, लेकिन कभी रुचि होती है, कभी समय मिल जाता है तो कभी कभी अनुवाद भी करती हूँ। बहुत सी हिंदी फिल्मों का उज़्बेक में अनुवाद किया, 10 से, लेकिन वो मौखिक अनुवाद है, क्योंकि फिल्म फेस्टिवल में आप जानते हैं कि फिल्म आता है तुरंत 10 दिन के लिए, 10 दिन में हमारे लोगों को, उज़्बेक लोगों को दिखाते हैं, फिर जो पसंद आया, जो खरीद लेते हैं, तो उसको बाद में डब करके साल भर कभी भी दिखा सकते हैं। लेकिन जो मौखिक अनुवाद था, सीधा हॉल में जाके ये कान में ये पहन के तुरंत बोलना पड़ता है। तो इस तरह के 10 फिल्मों को मैंने दर्शकों के लिए अनुवाद किया फिल्म फेस्टिवल के समय। इसके बाद वैज्ञानिक काम या पढ़ाई का काम, तो इसलिए अनुवाद के लिए मेरा समय नहीं मिला। वैज्ञानिक काम बहुत किया, 150 से ज़्यादा मेरे लेख हैं जो मध्यकाल और 20वीं सदी की हिंदी साहित्य से संबंध, महाभारत रामायण से संबंध, या भक्ति से, या सुमित्रा नंदन पंत निराला पर, और चौहान पर लेख लिखा, विष्णु प्रभाकर जी पर, इस तरह के बहुत सारे लेखों पर मेरे छोटे छोटे लेख छप चुके हैं, 10-15 पृष्ठ का। क्योंकि हिंदी साहित्य का अध्यापक हूँ, कभी कभी कोई पूछता है इस पर लेख लिखिए, कभी कभी सेमिनार होता है, तो लेख हम लिखते रहते हैं। लेकिन मेरे तो 5 मोनोग्राफी छप चुके हैं जो हिंदी साहित्य से संबंध है, और 6 पाठ्य पुस्तकें लिखी है मैंने, जो MA और BA के विद्यार्थियों के लिए ये छप चुका है। और 24वीं पाठशाला की पाठ्य पुस्तकों को दोबारा प्रकाशित करना था, तो हम 7 किताबों के 1 साल में लिख के ICSR के सौजन्य में प्रकाशित किए थे। अभी अच्छी नई किताबों से पाठशाला में बहुत हिंदी अच्छी तरह पढ़ाई हो रही है। आपने देखा होगा 7 किताबें, उनमें से 5 में मैंने काम किया। 2 किताब अदालत यूनुसवा ने लिखा अपने, तो 5 किताबों को मैंने पाठशाला के अध्यापकों के साथ लिखा। अच्छा मैम, अभी मतलब एक होता है ना कि एक ललक रहती कि अगर समय मिलेगा तो ये काम और करूंगी, तो ऐसे आपकी क्या इच्छा है कि साहित्यिक ऐसा कौन सा काम है? ऐसा काम इतना ज्यादा है मनीष जी, समय नहीं मिलता है। लेकिन आजकल, जब मैं पिछले साल साहित्य अकादमी में भक्ति साहित्य पर उन्होंने व्याख्यान देने के लिए कहा, पिछले साल मैंने व्याख्यान दिया साहित्य अकादमी में, तो वहाँ एक विद्वान मिल गए, उन्होंने हमारा नाम सुन के हमसे मिलने आए हैं दूसरे दिन। तो उन्होंने कहा कि एक किताब है वचन नामक, जो असम या केरल, उसने शिव भक्ति से संबंध है, शिव पर संबंध है। ये लोक कथाएं, लोक कविताएं हैं, तो शिव पर लिखे गए। उसमें ज़्यादातर बातें आम लोगों के लिए जिंदगी से संबंध से, जैसे आगाही को मैंने पढ़ा उसी तरह की किताब है आगाही के उपदेश, जैसे शिव के शब्दों से या कोई उपदेश जैसे बातें हैं, तो लेकिन वो कविता के रूप में लिखे गए हैं। मतलब उपदेश की तरह है। वो हिंदी में है? वो उसको उन्होंने भारत की सारी भाषाओं में अनुवाद किया, जितनी भी भाषाएं भारत में, और विदेश की भाषाओं में, इंग्लिश में उन्होंने अनुवाद किया, और शायद फारसी में किया है। तो इस किताब को दुनिया की बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हिंदी अच्छी तरह जानते हैं, तो इस किताब को उज़्बेक में अनुवाद कर सकते हैं। हमने कहा ठीक है, आप किताब दे दीजिए अनुवाद। वो काफ़ी मोटी किताब है। आजकल हम उस वचनों को हिंदी से उज़्बेक में अनुवाद कर रहे हैं। हम 4 लोग हैं, मैं, गुलियारा और लौला, और एक मामूरा जो हैदराबाद में PhD कर रही है। हम चारों इसका अनुवाद कर रहे हैं। असल में मुझे महाभारत को उज़्बेक में अनुवाद करना है, ये मेरी
इच्छा है। अच्छा, वाह। और उस दिन जो उज़्बेकिस्तान में आजकल भारत की राजदूत हैं आदरणीय अस्मिता पंत जी ने यही कहा कि मैं चाहती हूँ कि महाभारत को कोई उज़्बेक में अनुवाद करे। तो मैंने कहा ये मेरी इच्छा है, मैं चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास किताब नहीं है महाभारत जो हिंदी में लिखा है, संस्कृत तो जी, नहीं कर जी। सकते हैं। तो उन्होंने कहा मैं दिलवा दूंगी, आप इसको अनुवाद कीजिए। तो वचन के बाद शायद मैं महाभारत को उज़्बेक में और वो उपलब्ध अनुवाद करना पूरा महाभारत जो है शुरू करूंगी। और वो जैसे संस्कृत के साथ हिंदी हाँ इस तरह भी उपलब्ध है, तो हाँ हाँ। वो तो अगर मुझे मिल ये जाएगा। मंगवाएंगे, मैं जी, इस किताब को उज़्बेक में अनुवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि भक्ति साहित्य महाभारत ही है, रामायण ही है। जी, तो मैंने परसों एक मेरे व्हाट्सएप से आगरा विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रदीप जी, तो उनके साथ हमारा बात होती रहती, जहाँ मैंने लेक्चर व्याख्यान दिया था। तो उन्होंने लिखा हम इस साल कुछ ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं, विदेश के विद्वानों के 45 मिनट का एक व्याख्यान हम यूट्यूब में लगाना चाहते हैं, हमारे इसमें साइट में लगाना चाहते हैं, तो आपका भी एक लेक्चर चाहिए। पहले आपने जानकारी देंगे जैसे अभी आप जी, ले रहे जी। हैं। तो मैंने कहा अपना विषय भेज दीजिए। तो मैंने कहा, मैंने विषय भेजा महाकथा रामायण महाभारत का भक्ति साहित्य में पुनर्जन्म। मैं इस पर व्याख्यान देना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैंने भक्ति साहित्य का अध्ययन किया, महाभारत दोबारा जन्म लिया, रामायण दोबारा जन्म लिया। तो जो भक्ति राम कृष्ण के प्रति है, उसमें तो रामायण महाभारत अपने आप आ जाता है बीच में, क्योंकि इन महाकथाओं द्वारा ही इनको पहचान सकते हैं, राम को कृष्ण को। तो इसलिए ये काम करके फिर देखूंगी कई रचनाओं को, उज़्बेक रचनाओं को अनुवाद करने मेरे लिए मुश्किल नहीं है, कहानियों को, उपन्यासों को, लेकिन मेरा विषय भक्ति है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि महाभारत को अनुवाद करूँ। बहुत अच्छा है मैम, और ये बहुत बड़ा काम होगा महाभारत में। और आदरणीय स्मिता मैम कई बार जिक्र कर चुकी हैं कि हमारे जो इस तरह के ग्रंथ हैं, जो एपिक्स हैं, हम लोग उनको उज़्बेकी भाषा में अनुवाद कराएं, और मुझे पूरी संभावना है कि आने वाले दिनों में इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग काम करेंगे। आपने आज इतना समय निकाला और अपने बारे में और यहाँ की हिंदी की जो एक तरह से यात्रा रही उज़्बेकिस्तान में, और वर्तमान समय में हिंदी और उज़्बेक का जो आदान प्रदान है, उस पे आपने इतने विस्तार से चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें बोलने के लिए मौका दिया।